ये आकाशवाणी है। लीजिए प्रस्तुत है केरल में चल रहे राष्ट्रीय खेलों पर आकाशवाणी की सेंट्रल प्रोडक्शन टीम द्वारा प्रस्तुत ये विशेष कार्यक्रम केरला फ्लेवर्स। राष्ट्रीय खेल केरला 2015 प्रस्तुत है केरला फ्लेवर्स। 35वें राष्ट्रीय खेलों की सेंट्रल प्रोडक्शन टीम के साथ कबूल करें महेंद्र सिंह लालस का नमस्कार। तिरुवनंतपुरम में मौजूद हैं हमारे साथी अभिनय श्रीवास्तव। तिरुवनंतपुरम से 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर अपनी यात्रा के दौरान हम एक ऐसे स्थान से गुजर रहे थे जहां स्थित एक शानदार गुलाबी रंग की इमारत ने हमारे कदमों को थाम लिया। हम एक भव्य मस्जिद के सामने थे जहां से आती अजान ने हमें इसके बारे में और कुछ जानने को मजबूर कर दिया। गुलाबी रंग की ये मनमोहक मस्जिद पूरे केरल में जानी जाती है बीमापल्ली मस्जिद के नाम से। बीमापल्ली है तिरुवनंतपुरम का वो स्थान जहां ये मस्जिद स्थित है। ये स्थान तिरुवनंतपुरम अंतर्राज्यीय एयरपोर्ट के समीप स्थित है। मस्जिद के परिसर में ही स्थित दरगाह में मुस्लिम संत सैयद उनसा बीमा बीवी और उनके पुत्र सैयद अबू बकर के मकबरे हैं। ये केरल के मुख्य मुस्लिम धर्म स्थानों में से एक है। बीमापल्ली में हमें मिले शाहजहां, जिन्होंने इस बारे में हमें बताया। दरगाह के बारे में वो आदमी इधर आया, वो इधर ही मर गया, इसलिए उसका इधर मकबरा बनाया, इधर ही रखा है। वो साल में वो दिन आएगा, इधर बड़ा फेस्टिवल है। वही दिन इसी मार्च में उसका फेस्टिवल आता है। वही दिन सेलिब्रेशन है, इधर 10 दिन का सेलिब्रेशन है। वो इधर इंडिया का कैसे बोलेगा, पूरा जगह से आदमी आ रहा है इधर। वो केरला का पूरा जगह से इधर आदमी आता है। टूरिस्ट बहुत आता है। ऐसे वो टूरिस्ट केंद्र है। 10 दिवसीय बीमापल्ली उर्स को तिरुवनंतपुरम के मुख्य मुस्लिम त्योहारों में माना जाता है। इसे चंदन कुदम महोत्सवम के नाम से भी जाना जाता है और बीमा बीवी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। बीमा बीवी के नाम से ही इस स्थान और मस्जिद का नाम पड़ा है। चंदन कुदम महोत्सवम या बीमापल्ली उर्स का आरंभ पारंपरिक ध्वज को फहराने से शुरू होता है। श्रद्धालु फूल तथा अगरबत्तियों से अलंकृत घड़ों में धन लाते हैं। चंदन के लेप वाले इन घड़ों को चंदन कुदम कहते हैं। उनका मुंह सफेद कपड़े से ढक दिया जाता है और घड़े के गर्दन पर फूलों की माला बांध दी जाती है। इस दरगाह में हर धर्म के श्रद्धालु आते हैं और सद्भाव की ये परंपरा केरल की विशिष्टता है। बीमापल्ली तिरुवनंतपुरम से मैं अभिनय श्रीवास्तव। माधवी रविंद्रनाथ केरला फ्लेवर्स के लिए हमें पैदल घूमती मिली। As the national games continues all over Kerala, another adventure is also taking place along the length of the state. A Padayatra called the Walk of Hope, which started in Kanyakumari on the 12th of January, is proceeding to Kashmir and is now crossing Kerala. This walk, which will eventually cover 6,500 kilometers over 500 days, will cross 11 states and 86 districts, covering about 20 to 25 kilometers a day, starting from 6 a.m. in the morning and ending each evening with satsang, interfaith prayers and cultural programs. This walk is led by Shri M. हम लोग सब एक हैं, मनुष्य सब एक है, उसमें कोई फर्क नहीं है। मगर कभी कभी आप तो देखते होंगे कि ऐसा लगता है कि एक आदमी दूसरे को अलग समझता है, और समझता है तो ठीक है, जो कभी कभी वो आखिर हिंसा में पहुंच जाता है। सब लोगों को एकदम जमाएं। हमारा मिशन ये है कि हर लोगों को ये समझाएं कि आखिर आप लोग सब एक ही हैं, मनुष्य तो एक है, अलग अलग नहीं है। तो इसलिए क्या होगा कि भारत में शांति फैली, कि अशांति नहीं फैलना है। ये है हमारा सबसे बड़ा प्रार्थना। तो इसके लिए हम 6,500 किलोमीटर चलने का सोच रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, श्रीनगर तक। हर जगह में रुक रुक के लोगों से सत्संग और संवाद करके ये समझाना चाहते हैं कि हम सब एक है, और इस भारत में जो भी अच्छी चीज अभी भव्य में आना है तो ये एकता से ही हो सकती है।
जब एक कदम में ही तू यूं ही गिर जाए, तब बोल सभी को भी कि तू ना शर्माए। बस एक कदम से ही तो चलना होता है, और संभल संभल कर भी कभी गिरना पड़ता है। कि गिर कर तू उठ जाए और उठ कर तू चल पाए, उम्मीदों का ये पंछी इस आशा से अब उड़ जाए। चलो हमें अब चलना है, कदम मिलाकर चलना है। The motto of this walk is Walking Today for India's Tomorrow. It is an attempt to restore the spirit of hope, love, peace and harmony in this country. Let us meet some of the walkers who share their ideas on the Walk of Hope. मेरा नाम उमा सिंह है, मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं इस पद यात्रा में इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे होप में विश्वास है। I'm Balaji here. I'm from Coorg, trying to understand what this Manav Ekta is all about and being with people and trying to be one with all. बस एक कदम से ही हो बढ़ना होता है, कदम से ही। केरला फ्लेवर्स के लिए अगली स्टोरी लेकर आए हैं शिबू जॉर्ज। मलयालम भाषा में केरा का अर्थ है नारियल और केरलम माने नारियल का प्रदेश। नारियल यहाँ के जनजीवन का एक अहम हिस्सा है। यहाँ की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में नारियल की प्रमुख भूमिका है। नारियल को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि इसका कोई भी भाग बेकार नहीं जाता। बदलते समय के साथ नारियल की महत्ता तो बरकरार रही, पर नारियल तोड़ने, नारियल वृक्षों की सफाई आदि करने के लिए पेड़ में चढ़ने वाले लोगों की बड़ी कमी महसूस होने लगी। जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है। कोटयम स्थित कोटयम सोशल सर्विस सोसाइटी ने नारियल के पेड़ में चढ़ने के लिए कृषकों द्वारा ही विकसित एक सरल उपकरण को प्रचलित किया और इसके इस्तेमाल के लिए महिलाओं को तैयार किया। इससे पहले नारियल पेड़ में चढ़ती हुई महिला की परिकल्पना भी शायद कोई नहीं कर सकता था। कोटयम सोशल सर्विस सोसाइटी के फादर माइकल वेट्टिकार्ड ने इस बारे में विस्तार से हमें बताया। In 2005, we found a mission invented by a farmer from Malabar, northern part of Kerala. And to popularize the mission, what I did is to train 20 women in 20 villages to climb the coconut tree. And they well trained and they started to climb with this equipment the coconut tree, and it came to public attention in TV, radio and newspaper, etc. In such a manner, the equipment became popular, and slowly Coconut Development Board started to popularize this coconut climbing equipment. Then they started to train the farmers and also the laborers to climb the coconut tree with this equipment and in a large scale all throughout the Kerala. So they trained the coconut pluckers. इससे न सिर्फ महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ बल्कि केरल में नारियल की कृषि को भी बढ़ावा मिला। इस सोसाइटी ने एक और अनूठा काम किया जो अपनी तरह का पहला प्रयास है, मोबाइल कोकोनट क्लिनिक। जी हाँ, आपको नारियल तोड़ना हो या नारियल के पेड़ की सफाई करवानी हो या पेड़ में कीड़े मकोड़े या बीमारी लग गई हो, एक फोन मिलाइए और नारियल की आकार का एक वाहन आपके द्वार पर। फादर माइकल वेट्टिकार्ड। Mobile coconut clinic, what it means? Here we have a dedicated number, mobile number. If somebody calls in that number, a team of coconut pluckers or the coconut treating trained personnel along with the coconut climbing equipment will reach into the respective home of the farmer and do the coconut plucking, and the team is with 25 members. Each time to different places, this car goes, which is well decorated car in the shape of a coconut, and also in the car these people will go and do the service in the respective homes. तिरुवनंतपुरम से केरला फ्लेवर्स के लिए मैं शिबू जॉर्ज। मित्रों, केरला फ्लेवर्स का ये अंक आपको कैसा लगता है? ng35air@gmail.com पर मेल करना न भूलें। और अब थोड़ी चर्चा बाघ की, हमारा राष्ट्रीय पशु। बाघों को लेकर हम बहुत चिंतित हैं और इसके संरक्षण के लिए हर स्तर पर हमारी प्रतिबद्धता भी है। केरल में कैसी है बाघों की स्थिति?
We have 2 tiger reserves meant for tiger conservation, means based on the epitome of tiger conservation. We have other activities also, other species also. One is a world famous Periyar Tiger Reserve, and the other one, which is comparatively a newer tiger reserve, that's Parambikulam, Palakkad district of Kerala. Wayanad is actually part of a bigger landscape, which is contiguous with the Mudumalai Tiger Reserve, then Bandipur Tiger Reserve. It is part of that bigger landscape, Mudumalai, Bandipur, Nagarhole landscape, which is holding the biggest, that source population of tigers. It is the biggest population at present in the world itself. So Wayanad is a very potential area for tiger, and there have been a big issue on that to create a tiger reserve in Wayanad also. That was a big problem, manageable problem earlier, but now that is under control. So Wayanad is also a main area. खुशी की बात यह है कि केरल में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। As per the last population estimation, that was in 2010, it was 112. Now it has been shown an increase to 136. But actually, these numbers may vary. It has a range of population. It is based on the estimation only. So we can't say that it's an exact number, but that's an estimated figure. Protection itself is a main positive thing. Then another thing is the awareness creation. People have been got that message of necessity for conservation, like that. That has also put into this. Then this estimation, the necessity of estimation, the scientific backing of the estimation procedure, all that has led to this. और अब चलते हैं त्रिशूर, राजीव रंजन श्रीवास्तव के साथ। सक्थन थम्पुरान पैलेस त्रिशूर स्थित आर्काइवल म्यूजियम प्राचीन और पुरातात्विक वस्तुओं के प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। केरल के महत्वपूर्ण संग्रहालयों में से एक आर्काइवल म्यूजियम में प्रवेश करने से ही इसकी भव्यता का अंदाज लग जाता है। मुख्य द्वार पर ही टीपू सुल्तान का फ्लैग स्टफ है, जो 1789 ईस्वी में त्रिशूर विजय के पश्चात स्थापित किया था। म्यूजियम में लगभग 2000 वर्ष पुराने मौर्यकालीन और रोमन साम्राज्य के सिक्के हैं, तो कोच्चि राजघराने से जुड़ी बहुमूल्य वस्तुएं भी। विस्तार से जानकारी देते हुए म्यूजियम की ऑफिशियल गाइड टिंसी फ्रांसिस। Museum has 12 galleries. We can see first horse-driven chariot. The item got from Cochin royal family. It is approximately 100 years old. Next we can see bronze gallery. Here we can see 5 metal objects here, especially Panchaloha. Next we can see stone sculptures gallery. There we can see Hindu, Buddha, Jaina worship icons. Next we can see utensils gallery. All items got from Cochin royal family. Next we can see a treasure box. That one got from Cochin royal family. Then we are going to Stones Gandhara art gallery. There we can see Gandhara art sculptures. All items got from Taxila. It is approximately 2000 years back. Next we are going to weapons gallery. All items belongs to Cochin dynasty. There we can see Kerala's martial art named Kalaripayattu. Next attractive gallery is Royal Bedroom Gallery. The most powerful and famous king belongs to Cochin dynasty named Ramavarma Shakanthampuran. Next we can see Statics Gallery. There we can see coins collection. The Panchmarked coins and Roman silver coins are the most attractive items in that gallery. It is approximately 2000 years old. Next we can see Cabinet Room Gallery. There we can see Cochin royal families, some chairs. Next we can see Cochin Royal Gallery. There we can see Cochin rulers, portraits and their other artifacts. Last gallery is known as Epigraphy Gallery. There we can see stone inscriptions and some Vatteluthu, Kolaluthu, Malayalama, Grandhakshara alphabets. The last attractive portion is Heritage Garden. The Heritage Garden consists of 3 tombs and 1 serpent grove or serpent worship place. Consists of 2 stone icons, Nagaraja and Nagayakshi. It is approximately 1000 years old. The another most important monument is Tipu Sultan's flag staff. Tipu's army captured Thrissur in 1789 and they erected a flag staff in front of the palace. केरला फ्लेवर के लिए त्रिशूर से राजीव रंजन श्रीवास्तव। अब बारी है आज की खेल हलचल की, लेकर आए हैं शिबू जॉर्ज। 35वें राष्ट्रीय खेलों में आज सबसे ज्यादा पदक एथलेटिक्स तथा कैनोइंग और कयाकिंग प्रतियोगिताओं में दांव पर लगे हैं। चूंकि मेजबान केरल इन दोनों वर्गों में सशक्त प्रदर्शन की उम्मीद रखता है, इसलिए आज का दिन और भी दिलचस्प हो जाता है।
केरल द्वारा आशा के अनुरूप प्रदर्शन उसे पदक तालिका में नंबर 2 के स्थान पर पहुंचा सकता है। आलापुझा में आज उपलब्ध 10 स्वर्ण पदकों में से 6 का फैसला हो चुका है। कैनोइंग और कयाकिंग स्पर्धाओं में सेना खेल नियंत्रण बोर्ड ने अब तक 3 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। केरल, मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार ने 1-1 स्वर्ण पदक जीता है। 2 स्वर्ण पदकों का फैसला अभी होना बाकी है। त्रिशूर में जूडो मुकाबलों में भी 2 स्वर्ण पदक जीते जा चुके हैं। एक उत्तर प्रदेश और एक मणिपुर के खाते में गया है। तलवारबाजी में महिलाओं के सैबर टीम और पुरुषों के एपी टीम का सेमीफाइनल लाइनअप तैयार हो गया है। फाइनल मुकाबले आज शाम खेले जाएंगे। हैंडबॉल प्रतियोगिताओं में महिला वर्ग में आज सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। पंजाब ने महाराष्ट्र को 41-33 और हरियाणा ने छत्तीसगढ़ को 36-21 से हराया। फाइनल और तीसरे स्थान के लिए मुकाबले कल होंगे। पुरुष वर्ग में भी आज शाम सेमीफाइनल भिड़ंत होगी, सेना और पंजाब तथा दिल्ली और छत्तीसगढ़ के बीच। बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग और वॉलीबॉल में भी आज सेमीफाइनल के मुकाबले चल रहे हैं। वुशु में आज 2 स्वर्ण पदकों का फैसला होगा। एथलेटिक्स के मुकाबले शाम में शुरू होंगे और सबकी निगाहें होंगी दांव पर लगे 10 स्वर्ण पदकों पर। अब तक की पदक तालिका पर अगर हम नजर डालें तो पाएंगे कि सेना खेल नियंत्रण बोर्ड 70 स्वर्ण, 20 रजत और 23 कांस्य पदकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। हरियाणा के 30 स्वर्ण, 26 रजत और 19 कांस्य पदक है। केरल 28 स्वर्ण, 32 रजत और 38 कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र चौथे स्थान पर है। 5वें स्थान के लिए मध्य प्रदेश और पंजाब के बीच टक्कर चल रही है। दोनों के 20-20 स्वर्ण पदक है, पर कुल 75 पदकों के साथ पंजाब 5वें स्थान पर बना हुआ है। मित्रों, जाते जाते आपको सुनाते हैं एक सुंदर मलयाली लोकगीत। ലങ്കമില്ലല്ലോ ലക്കാലം പോയ യുഗത്തിൽ ആദിയില്ലല്ലോ ലങ്കമില്ലല്ലോ ലക്കാലം പോയ യുഗത്തിൽ ഇരുളുമില്ലല്ലോ വെളിവുമില്ലല്ലോ ലക്കാലം പോയ യുഗത്തിൽ ഇരുളുമില്ലല്ലോ വെളിവുമില്ലല്ലോ ലക്കാലം പോയ യുഗത്തിൽ। स्वाति तिरुनाल को कौन नहीं जानता। त्रावण को राज्य की उन्होंने खूब सेवा की। चलते चलते आपको सुनाते हैं उनके बचपन में उनके लिए गाई जाने वाली ये सुंदर लोरी। പരിപൂർണേന്ദു കണ്ടേ മിലാവോ। आज इतना ही। केरला फ्लेवर्स और राष्ट्रीय खेलों के हमारे दूसरे प्रसारणों के बारे में अपनी राय हमें ng35air@gmail.com पर मेल करना न भूलें। रात 10 बजे जरूर सुने राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत आज खेली गई स्पर्धाओं पर आधारित हमारी रिपोर्ट। फिलहाल पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ तिरुवनंतपुरम से मैं महेंद्र सिंह लालस आपको कहता हूं नमस्कार। राष्ट्रीय खेल केरला 2015। केरला फ्लेवर्स। अभी आप राष्ट्रीय खेल केरल पर निर्मित यह विशेष कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता महेंद्र सिंह लालस, परिकल्पना और निर्देशक कुलविंदर सिंह कंग। आकाशवाणी की सेंट्रल प्रोडक्शन टीम द्वारा तिरुवनंतपुरम पर तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।